नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका में सत्ता बदलने और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध के अंत के संकेत दे दिए हैं। 2022 से चल रहे इस युद्ध से यूक्रेन की जनता बेहाल हो गई है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की की शर्तों पर रूस यूक्रेन में हो जाएगा युद्ध विराम? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिजबुल्लाह ने इजरायल को झुकने पर किया मजबूर। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर हिंदुस्तान ने जताई चिंता। और चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तानी पीएम ने पीटीआई को बताया आतंकियों की पार्टी। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सत्ता आई भी नहीं थी कि रूस यूक्रेन के बीच का तनाव और बढ़ गया। दोनों देशों में हमले तेज हो गए, यहां तक कि पुतिन ने परमाणु हमले की भी चेतावनी दे दी। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने पांव पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध के खात्मे के संकेत दिए हैं, जिसके बाद दोनों देशों में युद्ध विराम की संभावना जताई जा रही है। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन के इस युद्ध के कारण दुनिया तबाही के कई मंजर देख चुकी है। घर के घर तहस नहस हो गए, कितनों ने अपना परिवार खो दिया। लेकिन आखिरकार अब इस जंग के अंत की बात सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रूस के साथ सीजफायर समझौते को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। स्काई न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे सीजफायर के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने नाटो देशों के साथ सीजफायर समझौते की शर्त भी रख दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन के अंतर्गत आने वाले इलाकों को नाटो के अंतर्गत लिया जाएगा तो वे रूस के साथ युद्ध विराम पर समझौता कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भले ही रूस यूक्रेन के उन इलाकों से पीछे ना हटे जिस पर उसने अब तक कब्जा कर लिया है, लेकिन अगर यूक्रेन के बचे हुए इलाकों को नाटो सुरक्षा का आश्वासन देगा तो सीजफायर हो जाएगा। उन्होंने इसमें सबसे अहम शर्त यूक्रेन में नाटो सेनाओं की तैनाती की रखी है। यानी ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाने की मांग की है, जबकि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना युद्ध की प्रमुख वजहों में से एक है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने भले ही युद्ध विराम की बात कही हो, लेकिन उनकी शर्तों को मानने के लिए पुतिन कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यूक्रेन में नाटो का हस्तक्षेप पुतिन की चिंता बढ़ा सकता है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो की सेनाएं और हथियार उसकी सीमा तक आ जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले से ही यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की लिखित में गारंटी की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में ये शर्तें युद्ध विराम की जगह दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाने का काम कर सकती है। हालांकि अब तक रूस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके जवाब पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग रुक जाएगी, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन की स्थिति और खराब होती दिखाई दे रही है। वहां की आम जनता पहले से ही बदहाल है। हालांकि लंबे वक्त से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है, इसके बावजूद यूक्रेन की हालत खराब हो गई है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अब युद्ध टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार अब 3 गुना से ज्यादा वॉर टैक्स वसूल करेगी, यानी इसका बोझ भी आम जनता पर पड़ेगा। ऐसे में इस युद्ध का रुकना बेहद जरूरी हो गया है। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट में आखिरकार शांति आती दिखाई दे रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का संघर्ष विराम समझौता हो गया है, और इसे लेकर अब हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने इस समझौते को अपनी बहुत बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम जीत गए क्योंकि हमने दुश्मन को हिजबुल्लाह को खत्म करने से रोकने में कामयाबी पाई है। हिजबुल्लाह ने 2006 के बाद एक बार फिर से लेबनान में इजरायल को हराया है। कासिम ने दावा किया कि इस जंग में हिजबुल्लाह डट कर खड़ा रहा। उन्होंने इजरायल को कड़ी चुनौती दी और इजरायल को घुटनों पर ला दिया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजरायल को ये युद्ध विराम का समझौता करने पर मजबूर किया। येरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के तहत कासिम ने सितंबर में हुए पेजर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इजरायल को उम्मीद थी कि वो हिजबुल्लाह के कमांड सिस्टम पर हमला करके अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायल के घरेलू मोर्चे पर हमले शुरू कर दिए, जिससे इजरायल बैकफुट पर आ गया और अपनी रक्षा के लिए युद्ध विराम पर आगे बढ़ा। बता दें कि बीते कुछ वक्त से हिजबुल्लाह के हमलों ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की नींद उड़ा दी थी, खासकर 2 हमले। पहला, जिसमें एक ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की से जा टकराया था, और दूसरा जब हिजबुल्लाह का रॉकेट इजरायली पीएम के बगीचे में गिरा था। हालांकि दोनों ही हमलों के दौरान नेतन्याहू वहां मौजूद नहीं थे, ऐसे में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर वो वहां मौजूद रहे होते तो हालात कुछ और होते। बहरहाल इन हमलों का डर नेतन्याहू में साफ दिखाई दिया। वो बंकरों में छिप गए,
बंकर से ही अपने सारे काम करने लगे, यहां तक कि नेतन्याहू उन पर चल रहे एक मुकदमे की पेशी में भी नहीं गए क्योंकि कोर्ट में कोई बंकर नहीं था। ऐसे में लेबनान और इजराइल में तो यह संघर्ष फिलहाल थम गया। नेतन्याहू समझौते के लिए तैयार हो गए, जिसके तहत दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिक पीछे आएंगे और हिजबुल्लाह भी वहां से हट जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन में अभी भी इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली सैन्य हमलों में गजा पट्टी में 40 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई। इनमें से अधिकांश नुसेरात शिविर में रहने वाले थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 19 लोगों की बॉडी बरामद कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इजरायली सेना 28 नवंबर की देर रात से ही हमला कर रही है। 29 नवंबर को भी गजा के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ इजरायली टैंकों को सक्रिय देखा गया। फिलिस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि उनकी टीम अपने घरों में फंसे निवासियों की मदद करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कमल अदवान अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि इजरायली हमले में कमल अदवान अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई के प्रमुख अहमद अल कहलौत की जान चली गई। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत से अब तक अस्पताल के निदेशक और 12 अन्य चिकित्सक कर्मियों की जान जा चुकी है। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बता दें कि कमाल अदवान अस्पताल गजा के उत्तरी छोर पर स्थित 3 प्रमुख अस्पतालों में से एक है, जो अब चिकित्सा, ईंधन और खाद्य आपूर्ति की कमी के कारण कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भी हालात शांतिपूर्ण नहीं हुए, बल्कि हिंसा और उग्र होती दिखाई दी। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की मुश्किलें और बढ़ गई। उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। अब बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों में घुसकर नारेबाजी के साथ तोड़फोड़ की। स्थानीय पोर्टल बीटी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बंदरगाह शहर के हरीशचंद्र मुंसेफ लेन में हुआ, जहां शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, पास के शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया। शांतनेश्वरी मंदिर प्रबंधन समिति के स्थायी सदस्य तपन दास ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग की भीड़ आई और हिंदू व इस्कॉन विरोधी नारेबाजी की और हमला शुरू कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना को बुलाना पड़ा, जिसके बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। दरअसल हाल ही में इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास के आए बयान को लेकर बांग्लादेश के हालात और खराब हो गए। इस्कॉन के बैन की मांग उठने लगी। उन पर देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके विरोध में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन और हिंसा देखी गई। वहीं बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्ण दास समेत इस संगठन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खाते 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दे दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते इन हमलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए हिंदुस्तान ने वहां की सरकार से बात की। साथ ही ढाका में भारत के उच्चायोग को स्थिति की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों के मुद्दे को हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दृढ़ता से उठाया है। हिंदुस्तान का मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने इस्कॉन को समाज सेवा करने वाला संगठन बताते हुए उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान होगा, उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिल सकेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के लिए वहां की अंतरिम सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस वक्त वहां ऐसा कोई अल्पसंख्यक नहीं है जो खतरा महसूस नहीं कर रहा। मोहम्मद यूनुस विफल हो रहे हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे, पाकिस्तानी पीएम ने पीटीआई को बताया आतंकियों की पार्टी। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई का विरोध प्रदर्शन सरकार के गले की फांस बन गया है। हालांकि शहबाज सरकार की सख्ती के आगे पीटीआई ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया, लेकिन इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पीटीआई को लेकर कहा कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि उपद्रवियों और आतंकवादियों का एक समूह है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। शहबाज ने पीटीआई पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों की जान लेने का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अराजकता फैलाने वालों की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही। गृह मंत्री मोहसिन नकवी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पीएम शहबाज ने एक संघीय दंगा विरोधी बल की स्थापना करने की भी घोषणा की है, जिससे किसी भी तरह की अराजकता या अव्यवस्था को रोका जा सकेगा।
शहबाज शरीफ ने साफ कर दिया है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई को पाकिस्तान को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बजाय हमें इन हाथों को तोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान में इन दिनों जो विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं चल रही हैं, उनसे पाकिस्तान को हर दिन 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है। ऐसे में शहबाज सरकार की बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।